कि पीरियोडिक टेबल में ना हमें क्या करना होता है, सिंपली वर्टेक्स का प्रयोग और हॉरिजेंटल का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं और हम लोग इससे पीरियोडिक टेबल बना लेते हैं। तो सिंपली आप देख रहे होंगे इस तरह से जो लाइन खींचा हुआ है ना, इसको हम हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं, या इसी को हम लोग रो भी बोलते हैं और इसी को हम लोग पीरियड भी बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या, कि जो ऐसा आपको लाइन दिख रहा है ना, इस लाइन को, ठीक है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम हॉरिजेंटल या फिर रो या फिर पीरियड बोलते हैं, ठीक है। और आपको ऐसा लंबा लंबा लाइन दिख रहा है ना ऊपर से नीचे की ओर, इसको हम लोग कॉलम भी कहते हैं, वर्टिकल भी कहते हैं और इसको ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। तो जब हमारा ये वर्टिकल, ऐसा वर्टिकल और यहाँ पे हमारा ऐसा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मिल जाते हैं ना, तो हमारे पीरियोडिक टेबल बन जाता है, ठीक है। तो सिंपली अगर हम बात करें यहाँ पे कि टोटल कितने पीरियड्स होते हैं और कितने ग्रुप्स होते हैं ना, तो वो पता चल जाएगा कैसे। ऐसे ऐसे लाइन जो है ना, इनका पीरियड बोलते हैं, तो टोटल 7 ऐसे होते हैं। तो टोटल पीरियड की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 7। और ऐसा ऐसा जो लाइन है ना इस तरह से, इसको हम लोग जनरली ग्रुप कहते हैं या कॉलम कहते हैं। तो टोटल ग्रुपों की संख्या जो होती है ना, वो कितना होती है, 18 होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे ना कि पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं, नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं, नंबर ऑफ पीरियड होते हैं, तो बताएंगे नंबर ऑफ पीरियड 7 होते हैं और जो नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं वो 18 होते हैं। जनरली पीरियोडिक टेबल में ना वर्टिकल और हॉरिजेंटल यही दोनों लाइन का यूज करके हम, यानी कॉलम और जो रो होते हैं ना, इनका प्रयोग करके हम पीरियोडिक टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। और ये जो आपके सामने पीरियोडिक टेबल हम आपको लाएंगे ना, वो किसने डिज़ाइन किया था, तो मोज़ले ने किया था, ठीक है। तो ये सिंपल सा छोटा सा बात याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसा पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे पीरियड्स हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे ऐसे 7 ऐसे आपको लाइन दिख रहे हैं ना, इस तरह से ऐसे ऐसे करके टोटल 7 लाइन है। तो इनको हम कहते हैं पीरियड, और पीरियड कितने हैं यहाँ पे, 7। तो नंबर ऑफ पीरियड अगर आपसे पूछा जाए पीरियोडिक टेबल में, तो कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ पीरियड, 7 हो जाएंगे। क्लियर है क्या, ओके। चलिए अब आगे मूव करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ना कि इसमें ग्रुप्स कितना होते हैं, तो आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ओके, तो टोटल ऐसे ऐसे लाइन कितने हो गए हैं, टोटल 18 है। तो यहाँ पे हम जब बोलेंगे ना कि ग्रुप ऑफ नंबर कितने होते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो आप बोलेंगे ग्रुप ऑफ नंबर जो होते हैं ना वो 18 होते हैं, ठीक है। तो सिंपली हमने क्या देखा कि जो ग्रुप की संख्या होती है ना वो 18 होती है, और जो पीरियड्स होती है ना पीरियोडिक टेबल में वो 7 होती है, ठीक है। चलिए अब आगे मूव करते हैं। तो ये मैंने तो आपको ऑलरेडी समझा रखा था, ठीक है। चलिए अब हम आपको इसमें ब्लॉक बताते हैं ना कि ब्लॉक कितने होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में ना टोटल 4 ब्लॉक होते हैं, ठीक है। पहले ब्लॉक का नाम होता है एस, फिर दूसरे का नाम पी, फिर उसके बाद डी एंड लास्ट वाला एफ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो 2 लाइन है ना, ऐसा करके 2 लाइन यहाँ पे, ठीक है, वो हमारा दोनों के दोनों लाइन जो है वो एस ब्लॉक के अंदर आते हैं। ये पूरा पूरा लाइन किस में आएंगे, एस ब्लॉक के। और यहाँ से ये जो टोटल 6 खाने हैं ना, 1 2 3 4 5 6, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक है जो ना, ये हमारा पी ब्लॉक में आता है, ठीक है। तो हमने क्या समझा, ये हमारा इतना जो है ना वो एस ब्लॉक में आता है और बाकी ये पी ब्लॉक में आता है, ठीक है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ। और यहाँ से ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, इतने जो आपको ब्लैंक आउट दिख रहे हैं ना, इसको हम जनरली डी ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। और कलर फिर से चेंज कर देता हूँ। और यहाँ से ये वाला जो है ना इतना ऑप्शन, ठीक है, इसको हम लोग जनरली एफ ब्लॉक कहते हैं। क्लियर है क्या, तो आप समझ ही गए होंगे कि डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और एस ब्लॉक किधर पे है, ठीक है। एक बारी मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये वाला जो इतना है ना, ये दोनों के दोनों लाइन, इसको हम एस ब्लॉक कहते हैं। यहाँ से लेकर के ये जो है इतना ना, इसको पी ब्लॉक कहते हैं। और ये जो दोनों लाइन है ना, इसको एफ ब्लॉक कहते हैं। और बाकी यहाँ से जो ये इतना बच गया ना, इनको हम डी ब्लॉक कहते हैं। क्लियर है क्या, तो एस पी डी एफ टोटल ब्लॉक होते हैं। तो ये आपको छोटा सा बात याद रखना है। चलिए आगे मूव करते हैं। अब मैं आपको बताऊं, तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था क्या, कि जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स होते हैं वो कितने होते हैं, 4। एक होता है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक होते हैं, ठीक है। सिंपली एक जो एस ब्लॉक होते हैं ना उसमें 1 बॉक्स होते हैं, और जो पी ब्लॉक होता है ना उसमें 3 बॉक्स होते हैं, और जो डी ब्लॉक होता है ना उसमें 5 बॉक्स होते हैं, और जो एफ ब्लॉक होता है ना उसमें 7 बॉक्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सीधा सीधा लिख दिया ये बात। और एक बॉक्स में ना टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। क्लियर है क्या, एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन मूव किए जाते हैं, भरे जाते हैं, ठीक है, फिल किए जाते हैं। तो जनरली एस में एक ही बॉक्स होता है, तो एक बॉक्स बनाए यानी 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे।
पी में 3 बॉक्स होते हैं, तो यहाँ पे मैंने 3 बॉक्स बना दिए हैं ऑलरेडी, ठीक है, 1 2 3, और इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। और जो हमारा डी ब्लॉक है ना, डी ब्लॉक में हमारा टोटल 5 बॉक्स होते हैं जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। और हमारा जो एफ है ना, इसमें 7 बॉक्स होते हैं, और 7 टू जा कितना हो जाएगा 14। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक बॉक्स में ना सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो 7 बॉक्स हो गया, तो 7 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 14, 5 इंटू 10, और यहाँ पे 3 टू जा 6 और 2 1 जा 2। तो ये बात आपको याद रहेंगे ना छोटा सा। चलिए आगे मूव करते हैं। अब आपको थोड़ा सा ना मैं अभी पीरियोडिक टेबल में और चीज़ें बताऊंगा, उससे पहले मुझे थोड़ा सा ना किसी एटॉमिक नंबर के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सिंपल एक फार्मूला लिखा है, आप देख पा रहे होंगे। फार्मूला ये है कि जो भी एटॉमिक नंबर होता है ना, वो एटॉमिक नंबर हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर होता है और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो हम यहाँ पे लिख दिए Z इक्वल टू P इक्वल टू A, और सॉरी E, ठीक है, ओके। अब मान लीजिए कि जैसे एग्जांपल के तौर पे सोडियम लिया है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, ठीक है। तो इसमें ये क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया। तो प्रोटॉन फिर कितना होंगे, वो भी 11 होंगे, और इलेक्ट्रॉन कितना होंगे, तो वो भी 11 होंगे। कैसे? एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के संख्या के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होंगे वो सेम होंगे, ठीक है। तो अगर इसकी वैलेंसी निकाले तो कितना आएगा 281, और जिससे कि 8 इसके पास एक्स्ट्रा है वो क्या करेगा, बाहर कर देगा, ठीक है। तो इसके लिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि कितना इलेक्ट्रॉन को बाहर कर रहा है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल ये बता दिया आपको। और यहाँ पे मैंने ना ये जो यहाँ पे आपको बॉक्स दिख रहे हैं ना, मतलब ऐसे सर्कल टाइप के, ये स्ट्रक्चर है जिसका Na का। तो आपको ना एक छोटा सा रिंग बनाना है, फिर उसके ऊपर एक रिंग, फिर उसके ऊपर एक रिंग, ऐसे रिंग आप बनाते जाओगे। पहले रिंग का ना जनरल नाम K होता है, फिर दूसरे का L, फिर M, और फिर N। और ये KLMN जो नाम है ना, ये किसने दिया है, नील्स बोर ने दिया है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स हम यहाँ पे जो ऑर्बिट है ना, उस ऑर्बिट का नाम रखते हैं KLMN, और ठीक है। और ये KLMN का नंबर भी होता है, जैसे K को हम ना 1 से दिखाते हैं, और L को 2 से दिखाते हैं, और M को 3 से दिखाते हैं। वैसे आगे बढ़ते जाएगा ना, तो फर्दर नंबर भी आगे की ओर मूव करता जाएगा। और बोर ने ना एक बहुत अच्छा सा उन्होंने एक फार्मूला दिया था, जिससे ये पता चल सके कि कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। तो उन्होंने एक फार्मूला दिया था 2n का स्क्वायर। अब ये जो n है ना, वो n के जगह पे क्या, नंबर ऑफ ऑर्बिट का नाम दिया जाता है। जैसे कि अगर k की बात होगी तो n के जगह पे 1 रखेंगे, अगर l की बात होगी तो n के जगह पे 2 रखेंगे, और m की बात होगी तो n के जगह पे 3 रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे, थोड़ा मैं इसको ना जूम करता हूँ ताकि आप अच्छे से ना इसको रीड कर पाओ, ठीक है। तो देखिए जरा, k के लिए हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा। k के लिए जनरली क्या होता है, k बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे 1 रख करके यहाँ पे पता चला कि 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे k वाले ऑर्बिट में, ठीक है भाई। l के लिए भी फार्मूला क्या है, l अपना है वो दूसरे नंबर पे आता है 2, तो n के जगह पे 2 रखे, जिसकी वजह से 4 2 जा 8, यानी दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वही अगर m की बात करें तो m 3 पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, यानी हमें पता चला कि जो हमारा m ऑर्बिट होगा ना, उसमें हमको कितने इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे, 18 भरना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ना हम इलेक्ट्रॉन को कितना किस ऑर्बिट में भरना है ये पता कर पाते हैं, किसके अकॉर्डिंग टू बोर्स, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे वही मैंने क्या किया, फिगर में यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब देख भी हो रहे होंगे कि पहले वाले में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, फिर दूसरे वाले में 8 भरे गए हैं, क्योंकि दूसरे वाले में कितने भरे जाते हैं 8। तो 2 8 कितने हो गए, 2 + 8, ठीक है, 10 हो गए ना। और एक इलेक्ट्रॉन बचा तो ऊपर बाहर भर दिए, और टोटल कितने हो गए 11। और सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो भी कितना होता है 11। तो ये एक है जो ना वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, और ये अकेला है, मतलब ना तो कंप्लीट है ना तो हाफ है। तो इस कंडीशन में क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा ना, दे रहा है ना, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, क्योंकि ये क्या है, गिवर है, ठीक है, गिवर, क्योंकि दे रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, गिवर हो जाएगा। तो मैंने जितना बताया, उम्मीद कर रहे हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और इसके आगे कहानी ना हम आपको कल दूसरी वीडियो में बताएंगे, ठीक है।